मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्रों, बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर आपको हार्दिक बधाई, शुभकामना। आप नित नई ऊंचाइयों को छुओ, इसी कामना के साथ आज हम इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1200 तक 1200 ईस्वी तक के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा भले ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन ज्ञान के दृष्टिकोण से और विशेष रूप से इतिहास के ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे इतिहास की। इतिहास क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी नेचर, उसका स्कोप और उसकी इम्पोर्टेंस। तो जहाँ तक बात इतिहास की है, तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा। जहाँ घटनाओं को लेकर कन्फर्मेशन है, वो इतिहास है। और इतिहास मानव के अतीत को समझने के लिए बहुत सार्थक है। और भारत में तो इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की गई है। पाश्चात्य में हालांकि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और ये बताया जाता है कि भारत में इतिहास की कोई उस तरीके की परंपरा नहीं थी जिस तरीके की यूरोप में है या पाश्चात्य देशों में है। लेकिन हमारे यहाँ इतिहास लेखन की भी और इतिहास की समझ अतीत से है, प्रारंभिक काल से ही है। इतिहास के लिए अंग्रेजी में एक समानार्थक शब्द है हिस्ट्री, जिसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से हुई है। और हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ है जिज्ञासा या शोध, रिसर्च, जो मानवीय अतीत के प्रति, मानव के विगत के प्रति जिज्ञासा रखता है और उसकी शोध करता है। उसके परिणाम के रूप में हमें इतिहास की प्राप्ति होती है। हालांकि 100% अतीत की घटनाओं का जैसा का तैसा रूपांतरण नहीं हो सकता, किंतु इतिहासकार लगातार तथ्यों का संकलन करके लगभग उसी प्रकार की जो फिल्म है वो बनाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार का खाका खींचने का प्रयत्न इतिहास के माध्यम से किया जाता है और इतिहास को निरंतर अत्यधिक या अधिक से अधिक प्रमाणिक बनाने का प्रयत्न लगातार जारी रहते हैं। जहाँ तक इतिहास के अर्थ और उसकी परिभाषा की बात है, तो विद्वानों में या इतिहासकारों में अनेक मत हैं इस बात को लेकर, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि मतैक्यता का अभाव है। इतिहास लेखन के विकास के साथ भी इतिहास का संबंध जोड़ा जाता है। जिस समय से मानव क्रियाकलापों के लिखित अभिलेख उपलब्ध हैं, उसी काल से ऐतिहासिक काल प्रारंभ माना जाता है। इतिहास लेखन के विकास से पूर्व की घटनाएं प्री हिस्टोरिक कहलाती हैं।
भारतीय संदर्भ में सिंधु सरस्वती सभ्यता का अगर हम उदाहरण लें तो हमारे समक्ष एक ऐसा काल आता है जब लेखन कला का विकास तो हो चुका था, लेकिन उस कला से इतिहास लोग कोई सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस काल की जो लिपि थी वह विद्वानों के द्वारा पढ़ी नहीं जा सकी। आज भी सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो हमारे लिए एक अबूझ पहेली है, और इसी काल से इस काल को इतिहास, आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। यह काल प्राक इतिहास एवं इतिहास के बीच का काल है। इस काल में लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता तो है, लेकिन उस काल के इतिहास को निरूपित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य निभा रहे हैं। अतीत की जो भी घटनाएं हैं, एक काल था कि हम अतीत की सभी घटनाओं को इतिहास में दर्ज नहीं करते थे। जैसे हम जब राजतंत्र में रहते थे, गणतंत्र में रहते थे, महाजनपदों में रहते थे, उस काल में हम लगातार तत्कालीन राजाओं की, तत्कालीन रजवाड़ों की, तत्कालीन राजवंशों की को इतिहास की अध्ययन सामग्री मानते थे, और यह दौर लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, इतिहास का क्षेत्र भी बदलता चला गया। ऐतिहासिक साक्ष्यों का निर्धारण एवं उनकी व्याख्या के भी अपने अलग सिद्धांत हैं, जिन पर विभिन्न इतिहासकारों के अपने अपने विचार भी हैं। किसी एक साक्ष्य को लेकर भी इतिहासकारों में परस्पर मतभेद पाया जाता है। विश्वसनीय इतिहास को लेकर भी विचारकों ने कुछ विशेषताएं निर्धारित करने का प्रयास किया है। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर इतिहास की प्रकृति को समझकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जब तक इतिहास की प्रकृति नहीं समझी जाएगी, तब तक हम इतिहास का विश्लेषण, इतिहास का गवेषण प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। इतिहास के प्रकृति की जहाँ तक बात है, तो इतिहास लेखन के लिए ऐतिहासिक बोध होना, हिस्टोरिकल सेंस होना, जैसे अतीत की घटनाओं को इतिहास के रूप में सुरक्षित रखने के लिए जो सजगता होनी चाहिए वो होना। मार्विक का मानना है कि सामाजिक विज्ञान का विद्वान उन सामान्य कारकों को खोजता है जिन्हें समाज में मानव के क्रियाकलापों में चिन्हित किया जा सकता है, जबकि इतिहास में खोज का जो लक्ष्य है वो समाज के समय के साथ आए हुए परिवर्तन है। इतिहासकार का समय के साथ आए परिवर्तनों को समझने का प्रयोजन काल क्रमानुसार अध्ययन को इतिहास का मूलभूत सिद्धांत बनाता है। अतीत की घटनाओं का विवरण, विवेचन और उनकी व्याख्या के लिए अनेक घटित होने के काल को जानना, उनके घटित होने के काल को जानना आवश्यक है। इतिहास की प्रकृति के बारे में बात करें तो इतिहास, प्रथम तो क्या है कि इतिहास का बोध सामान्य है और तथ्य की प्रधानता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 19वीं शताब्दी में जर्मन का प्रसिद्ध विद्वान रांके, उसने तथ्यों को इतिहास का आवश्यक एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना था। उसका कहना था कि इतिहासकार का काम सिर्फ यह देखना है
कि अतीत में वह कैसा था। रांके का जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उनके उपयोग के लिए वो विशेष आग्रह करता था। वो कहता इतिहास का लेखन हमेशा प्राइमरी सोर्सेज पर बेस्ड होना चाहिए, प्राथमिक स्रोतों पर इतिहास आधारित होना चाहिए। इतिहास को अतीत का मूल्यांकन करने का अधिकार भी दिया गया है और साथ ही वर्तमान को भविष्य के लाभ के लिए निर्देशित करने का उत्तरदायित्व भी इतिहास पर ही है। पॉजिटिविटी या पॉजिटिविस्ट या प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा है उसके विद्वानों ने भी इतिहास को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए तथ्यों की प्राथमिकता को लोकप्रिय बनाने में अपनी भूमिका निभाई। एक्टन जैसा जो विद्वान है उसका ये मानना है कि इतिहासकार के रूप में तथ्यों को ऐसे प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए जिसके द्वारा पढ़ने पर इतिहास की पहचान को कोई निशान नहीं ढूंढा जा सके। तो ये विचार है कि तथ्य इतिहास के निर्माण में, तथ्य इतिहास की प्रकृति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसी तरीके से एक मत है इतिहास की आदर्शवादी व्याख्या। आदर्शवादिता, इस इतिहास की जो प्रकृति है वो आदर्शवादी होती है। क्रोचे और कॉलिंगवुड के विचार एक दार्शनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्रोचे ने इतिहास की प्रकृति पर लॉ क्रिटिका पत्रिका में अनेक दार्शनिक लेख लिखे। क्रोचे से प्रभावित होकर ऑक्सफोर्ड के इतिहास प्रवक्ता जॉर्ज कॉलिंगवुड ने इतिहास दर्शन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने 1930 में इतिहास का दर्शन शीर्षक से एक लेख लिखा। कॉलिंगवुड इतिहास को पूर्ण रूप से इतिहासकार की कृति नहीं मानते। उनका कहना है कि इतिहास में व्यक्ति परक तत्व को स्वीकार तो किया जाता है, इसी वजह से वो कहते हैं कि प्रत्येक युग को इतिहास पुनः लिखना चाहिए। कॉलिंगवुड की एक पुस्तक है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। उसमें इतिहास को ऐसे विषय के रूप में प्रतिपादित किया गया है जिसमें इतिहासकार अतीत को स्वयं के अनुभवों के संदर्भ में अपने मस्तिष्क में फिर से जीता है। तो ये इतिहास की एक आदर्शवादी व्याख्या है। हीगल ने भी इतिहास की आदर्शवादी व्याख्या की है। हीगल का मानना है कि इतिहास मात्र तथ्यों की प्रस्तुति अब इस रूप में माना जाना चाहिए कि तथ्य जिस तरह घटित हुए हैं तो क्यों हुए हैं। उनके अनुसार इतिहास का प्रधान तत्व बुद्धि या विवेक है, जिसके विकास की प्रक्रिया ही ऐतिहासिक प्रक्रिया है। इसी तरीके से जो भौतिकवादी व्याख्या है उसमें मार्क्स ने इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। उसने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाते हुए उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन कर डाला। हिस्ट्री शब्द का अंग्रेजी भाषा में प्रवेश कहानी या किस्सों या घटनाओं के संबंध में हुआ था। फ्रांसीसी या जर्मन भाषाओं में इतिहास के लिए प्रयुक्त शब्द इस्तवार या गेसिस्ट, इन शब्दों का प्रयोग कहानी के लिए भी किया जाता है। इतिहास में वर्णित कहानी वास्तव में घटित अतीत पर ही आधारित होती है। गौरोंस्की के अनुसार इतिहास मानव अतीत का उस बिंदु से लेखा जोखा है जब से लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। इसी वजह से इतिहास को मानव सभ्यता का अभिलेख भी माना जाता है। E.H. कार ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री
में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि इतिहास इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच संबंध की सतत प्रक्रिया है। वर्तमान और अतीत के मध्य अंतहीन संवाद है। भारत के जो प्रसिद्ध मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इतिहास लेखन करने वाले विद्वान हैं डी कौशाम्बी, वो इतिहास की इस परिभाषा को स्वीकार करते हैं कि इतिहास उत्पादन के साधनों और संबंधों के क्रमिक परिवर्तनों का काल क्रमानुसार प्रस्तुतिकरण है। इतिहास की आधुनिक व्याख्या, इतिहास की प्रकृति की जो आधुनिक व्याख्या है, उससे करते हुए विचारक बेकहार्ट, E.H. कार, इनके अनुसार इतिहास मानव का स्वयं व अपने वातावरण को समझने का प्रयास है। मानव को एक कर्ता के रूप में देखने का प्रयास किया जाता है। E.H. कार अपनी पुस्तक इतिहास क्या है उसमें लिखते हैं कि इतिहास एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें इतिहासकार और तथ्यों के बीच दुतरफा संवाद है। और संवाद किसके बीच है? अतीत और वर्तमान के मध्य है। अतीत और वर्तमान का संवाद एकाकी नहीं है, वो विलग व्यक्तित्वों का संवाद नहीं है, बल्कि अतीत और आज के समाज के मध्य का संवाद है। उसी तरीके से उत्तर आधुनिकता और इतिहास में डेरिडा और फूको जैसे विचारकों ने भी इतिहास को अपने विचारों से, अपने लेखों से, अपने कार्यों से प्रभावित किया है। फूको का मानना है कि पारंपरिक इतिहास मात्र एक भ्रम है, क्योंकि मानव जाति तो क्या, कोई एक मानव स्थायित्व का प्रदर्शन नहीं करता। जिस भी इतिहास को इतिहासकार प्रस्तुत करता है वह वस्तुनिष्ठता के अभाव से ग्रसित होता है। सभी जो स्रोत हैं वो किसी न किसी विचारधारा के उन्नयन के लिए या विकास के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इतिहास को समझने के लिए इतिहासकार के मस्तिष्क को समझना आवश्यक है। किस दृष्टि से इतिहासकार इतिहास का लेखन कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इतिहास की जो प्रकृति है वो विभिन्न विचारकों के अनुसार भिन्न भिन्न तरीके से देखी गई है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इतिहास क्या विज्ञान है या कुछ और? इस प्रश्न को लेकर भी जो इतिहासकारों का, इतिहास विचारकों का, विद्वानों का के मध्य परस्पर मतभेद हैं। बरी नामक विचारक ने 1903 में अपने व्याख्यान में इतिहास को विज्ञान न कम न ज़्यादा, हिस्ट्री साइंस नो मोर नो लेस, घोषित कर दिया था। कॉलिंगवुड ने प्राकृतिक विज्ञान और इतिहास में अंतर स्थापित करने का प्रयास किया। प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार ने विज्ञान के बदलते हुए स्वरूप के आधार पर इतिहास को विज्ञान मानने में कोई संशय नहीं दिखाया। अब लेकिन उसके इतना सब होने के बावजूद भी इतिहास को विज्ञान कहना पूरी तरीके से न्यायोचित नहीं है। एक लोगों का मानना है कि विज्ञान सामान्य जनरल स्टडी है, जबकि इतिहास में की जो विषय वस्तु है वो विशिष्ट है।
वो गणमान्य लोगों की है, वो इम्पोर्टेंट लोगों की है। कॉलिंगवुड ने ऐतिहासिक संकल्पना में कहा था कि इतिहास एक विशिष्ट समाज या घटना का अध्ययन करता है। विज्ञान की तरह उसमें सामान्यकरण नहीं है। कार ने यह समझाया था कि नामों के अतिरिक्त और कुछ भी सार्वभौमिक नहीं है। विज्ञान के विषय में बनी किसी प्रजाति के दो प्राणी भी एक दूसरे से भिन्न अर्थात विशिष्ट हो सकते हैं। दूसरी ओर भाषा का जो प्रयोग है वो इतिहास की विषय वस्तु को सामान्य रूप देता है और इसके विषय में उदाहरण देते हुए कार बताते हैं कि पानीपत का युद्ध हो या फारस का युद्ध हो, दोनों ही कहलाते युद्ध ही हैं। वास्तव में इतिहासकार की रुचि इन विशिष्ट अभिलेखों में निहित सामान्य में रहती है, जबकि ये पूरी तरीके से वास्तविक नहीं है। फिर ट्रेवेलियन नामक एक इतिहासकार ये लिखता है कि इतिहास जो विज्ञान है ऐसा है नहीं, क्योंकि इतिहास का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। इस आरोप का संबंध इसका ये मानना है कि इतिहास में विशिष्ट के अध्ययन के द्वारा जब सामान्य सिद्धांतों को खोजने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित तौर से भविष्य की सीख भी प्राप्त हो जाएगी। इतिहास में अतीत का जो अध्ययन है वो वर्तमान अपरिहार्य प्रभाव के साथ किया जाता है। अतः अतीत और वर्तमान की बेहतर समझ विकसित होती है। इसी तरीके से इतिहासकार पूर्वानुमान लगाने में सक्षम नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम सरलता से प्रमाणित किया जा सकता है क्योंकि वो सार्वभौमिकता लिए हुए है, उसी तरीके से ऐतिहासिक घटना के लिए जिम्मेदार असंतोष हर जगह सत्ता परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होता। जिस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को एक निश्चित मात्रा में मिला के पानी का निर्माण किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से मनुष्य और उसके असंतोष को लेकर हम हर जगह एक ही सिद्धांत या एक ही क्रांति या सत्ता का परिवर्तन या तो इस तरीके के अनुमानों को हम नहीं लगा सकते। कभी इस तरीके के काम सटीक भविष्यवाणी होगी, अगर जनता होगी उसमें असंतोष व्याप्त होगा तो निश्चित रूप से सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। ये बात भारत के समाज में अलग तरीके से लागू होगी, यूरोप के किसी देश के समाज में अलग तरीके से लागू होगी, अफ्रीका में अलग तरीके से लागू होगी, अमेरिका में अलग तरीके से लागू होगी। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो इतिहास है वो मानव के द्वारा मानव की स्टडी का वर्णन है, ये कोई विज्ञान नहीं है। इसी तरीके से इतिहास व्यक्तिनिष्ठ है। इस विचार का सीधा संबंध इतिहास में वस्तुनिष्ठता की समस्या से है। वर्तमान परिस्थिति में विज्ञान की जो स्थिति है वो भी सर्वोच्च सत्य से काफ़ी कुछ बदल जाती है। नवीन खोज और नए तथ्यों ने वैज्ञानिक घोषणाओं की सीमा को भी उजागर कर दिया है। अच्छे इतिहास से यह अपेक्षा की जाती है कि वह तथ्यों को सही रूप में प्रस्तुत करेगा, अर्थात किसी लक्ष्य को साधने के लिए न तो प्रासंगिक तथ्य छुपाए जाएंगे और न ही मौलिक तथ्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाएगी। तो तथ्य जिस तरीके के हैं उन्हें उसी
तरीके से प्रस्तुत करना, मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय हस्तक्षेप को तथ्यों से अलग रखना सच्चे इतिहास के निर्माण में सहायक होता है। इसी तरीके से इतिहास धर्म और नैतिकता के प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। इतिहास में एक समय ऐतिहासिक तत्वों को विवेक की कसौटी की अपेक्षा धार्मिक व्याख्या को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किया गया। E.H. कार हेनरी अष्टम का उदाहरण देते हुए कहता है कि उसका बुरा पति होना उसकी राजनीतिक उपलब्धियों के संदर्भ में इतिहासकार के लिए अप्रासंगिक है, क्योंकि ये क्या है, ये कहते हैं कि भी सब चीज़ों को अलग अलग, पति की भूमिका अलग है और पॉलिटिशियन की भूमिका अलग है। उसके जो दायित्व हैं, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो राज्य के प्रति अलग तरीके की हैं, पत्नी के प्रति अलग तरीके की हैं। तो इस वजह से पॉलिटिक्स को, व्यक्तिगत जीवन को, या धर्म, राजनीति और समाज, इनमें जब हम आपस में घालमेल करने का प्रयास करेंगे तो इतिहास के साथ अन्याय होगा। इतिहास के अध्ययन में धर्म और ईश्वर अनिवार्य नहीं है और न ही नैतिकता के आधार पर इतिहास के पात्रों या घटनाओं पर फैसला लिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इतिहास विज्ञान है अथवा विज्ञान नहीं है, यह विषय आज भी अनसुलझा प्रश्न है। इसके विषय में हम निश्चित रूप से कुछ भी कहने में आज की तारीख तक सक्षम नहीं है। अब बात आती है इतिहास के क्षेत्र की। तो इतिहास के क्षेत्र को लेकर हम आगामी व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आप अपने कॉलेज की YouTube साइट पर जाकर निरंतर कॉलेज के चैनल को देखते रहिए और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से करते रहिए। धन्यवाद।